नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी से हमें असल में मिलता क्या है? चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो यही है, क्या डेमोक्रेसी अपनी उम्मीदों पे खरा उतर पा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता जरूर है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि लोकतंत्र के परिणाम का आखिर मतलब क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है हम उम्मीदें क्या रखते हैं और हकीकत में हमें मिलता क्या है। आज हम इसी फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इसी विरोधाभास को देखते हैं। मतलब एक तरफ है डेमोक्रेसी के बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ है इसकी जमीनी हकीकत। देखिए, ये लाइन हमारे एनसीईआरटी सोर्स का जो मेन आइडिया है उसे पकड़ती है कि मतलब कागज पर सिद्धांतों में डेमोक्रेसी बेहतरीन लगती है, पर जब उसे असल जिंदगी में लागू किया जाता है तो बहुत सारी कमियां नजर आने लगती हैं। तो आखिर वो कौन सी बड़ी उम्मीदें हैं जो हम सब डेमोक्रेसी से लगा के बैठते हैं? चलिए एक नजर डालते हैं कि एक आइडियल डेमोक्रेसी से क्या क्या उम्मीदें की जाती हैं। हमारे सोर्स में मैडम लिंगडोग ही क्लास की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा का जिक्र है, जहां स्टूडेंट्स ने 5 मेन उम्मीदें गिनाई। सबको बराबरी मिले, हर इंसान की इज्जत हो, फैसले बेहतर तरीके से लिए जाएं, लड़ाई झगड़े शांति से सुलझें और हाँ, गलतियों को सुधारने का मौका भी मिले। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? तो ये तो हो गई वो आदर्श बातें, पर अब जरा जमीन पर उतरते हैं, हकीकत की दुनिया में, जहां चीजें इतनी सीधी सादी नहीं होती। और यहां पर सिद्धांत और व्यवहार का जो फर्क है वो एकदम साफ नजर आता है। वादा तो है समानता और गरिमा का, लेकिन हकीकत में ये सफर अक्सर बहुत लंबा और धीमा होता है। बेहतर फैसलों की उम्मीद है, पर असल में प्रोसेस में अक्सर देरी होती है और वो इनएफिशिएंट भी लगता है। और मतभेदों का हल वो भी तभी निकलता है जब नागरिक खुद उसमें एक्टिवली हिस्सा लें। तो सवाल ये उठता है कि इस वादे और हकीकत के बीच की खाई को कैसे समझा जाए। बस यहीं पर हमारे सोर्स का सबसे जरूरी, सबसे अहम आइडिया सामने आता है, जो सारी तस्वीर साफ कर देता है। और वो आइडिया यह है कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है जो हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम एक झटके में गायब कर दे। सच कहूं तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे सबसे पहले दूर करने की जरूरत है। तो फिर सवाल है, ये काम कैसे करता है? इसको ना 2 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला, डेमोक्रेसी सिर्फ एक सही माहौल या कह लीजिए एक स्टेज तैयार करके देता है। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, उस स्टेज का इस्तेमाल करके अच्छे नतीजे लाना, ये हम नागरिकों का काम है। मतलब साफ है, अगर देश में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सारा का सारा दोष सीधे सीधे डेमोक्रेसी पर मढ़ देना ये ठीक नहीं है। सिस्टम हमें मौका देता है, उस मौके को भुनाना हमारे ही हाथ में है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने विश्लेषण के सबसे आखिरी और सबसे दमदार पॉइंट पर, यानी एक नागरिक के तौर पर हमारी अपनी भूमिका और हमारी अपनी जिम्मेदारी। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी की कामयाबी सिर्फ 2 चीजों पर टिकी होती है। पहली, उसे मैच्योर होने के लिए, काम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और दूसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है हम नागरिकों की एक्टिव भागीदारी। इसके बिना दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम भी फेल हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक लाइन में छिपा है कि लोकतंत्र सरकार का सिर्फ एक तरीका है। ये बस हालात पैदा करता है, कोई गारंटीड रिजल्ट नहीं देता। ये सिर्फ एक ढांचा है, एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर लोकतंत्र का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल वादा है क्या? देखिए, ये सिर्फ वोट डालने का अधिकार होना नहीं है। ये उससे कहीं बड़ा एक वादा है जो किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार की बिल्कुल नींव होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र के वो 3 बड़े स्तंभ, वो 3 पिलर्स जिनके आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि कोई सरकार कितनी सफल है। तो ये हैं वो 3 स्तंभ। पहली, एक जवाबदेह सरकार, दूसरी एक उत्तरदायी सरकार और तीसरी एक वैध सरकार। इसको ना एक तरह की चेकलिस्ट समझिए। क्या सरकार हमारे प्रति जवाबदेह है? क्या वो हमारी बात सुनती है? और सबसे जरूरी, क्या हम उसे अपनी सरकार मानते हैं? चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला स्तंभ है जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार अपने हर काम के लिए जनता को जवाब देने के लिए बंधी हुई है। वो ऐसा नहीं कह सकती कि भाई हमने जो किया सो किया, अब कोई सवाल मत पूछना। नहीं, उसे अपने हर फैसले का हिसाब देना होता है। अच्छा, तो ये जो जवाबदेही है, ये सिर्फ कोई हवाई वादा नहीं है,
इसे असलियत में लागू करने के लिए हमारे पास बहुत मजबूत औजार भी हैं, जैसे चुनाव के जरिए हम सरकार को बदल सकते हैं, पब्लिक डिबेट्स में हम सवाल उठा सकते हैं, आरटीआई जैसे कानूनों से हम कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, और तो और हमारी स्वतंत्र अदालतें सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर सकती हैं। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, एक उत्तरदायी यानी कि एक रिस्पॉन्सिव सरकार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार बहरी नहीं हो सकती, उसे एक्टिव होकर जनता की जरूरतें और उनकी मांगें सुननी पड़ती हैं और उन पर एक्शन भी लेना पड़ता है। देखिए, एक अच्छी सरकार ना कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वो एक जिंदा सिस्टम की तरह होती है। जब जनता किसी मुद्दे पर दबाव बनाती है, आवाज उठाती है, तो सरकार को अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ती हैं। और सच तो ये है कि जनता की आवाज ही इस सिस्टम को सही दिशा में चलाने वाला असली इंजन है। अब तक ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? लेकिन चलिए अब जरा हकीकत की दुनिया में आते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के इन शानदार वादों और जमीनी सच्चाई के बीच में अक्सर एक बहुत बड़ा फासला होता है। और ये कड़वी सच्चाई है, लोकतंत्र हमेशा हमारी सारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन इसकी कमियों को मानना और समझना ही इसे और बेहतर बनाने की तरफ हमारा पहला कदम है। तो लोगों को असल में निराशा होती क्यों है? शिकायतें क्या हैं? शिकायतें हैं कि फैसले कछुए की चाल से लिए जाते हैं, बहुत देर लगती है, करप्शन यानी भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है, और अक्सर ऐसा लगता है कि सरकार हमारी सुन ही नहीं रही। ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया के हर लोकतंत्र की एक आम कहानी है। और यहीं से हमारी ये चर्चा एक बहुत बड़ी बहस पर पहुंच जाती है, रफ्तार और एफिशिएंसी बनाम बहस और विचार विमर्श। मतलब एक तरफ है तानाशाही की तेज रफ्तार और दूसरी तरफ है लोकतंत्र की धीमी लेकिन हर पहलू पर सोच विचार करने वाली प्रक्रिया। इस फर्क को जरा ध्यान से समझिए। तानाशाही में फैसले बहुत तेजी से होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या जनता उन्हें दिल से मानती है? नहीं, वो जबरदस्ती थोपे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र बहुत धीमा है। क्यों? क्योंकि हर फैसले पर लंबी बहस होती है, चर्चा होती है, लेकिन इसी वजह से जब कोई फैसला लिया जाता है तो उसे ज्यादातर लोग स्वीकार करते हैं और वो ज्यादा असरदार भी होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये लंबा इंतजार, ये देरी सार्थक है? क्या इसका कोई फायदा है? चलिए अब देखते हैं कि कैसे लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी कमजोरी लगती है, यानी उसकी धीमी रफ्तार, वही असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी स्तंभ, वैधता यानी लेजिटिमेसी। सच कहो तो ये लोकतंत्र का असली तुरूप का इक्का है। एक वैध सरकार वो सरकार होती है जिसे लोग सच में दिल से अपनी सरकार मानते हैं। ये जो अपनेपन की भावना है ना, कि ये हमारी सरकार है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग ऐसा महसूस करते हैं तो वो उस सरकार को एक ऐसी शक्ति देते हैं जो दुनिया की किसी और शासन प्रणाली में मिल ही नहीं सकती। और यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। देखिए, लोकतंत्र धीमा हो सकता है, उसमें हजार कमियां हो सकती हैं, लेकिन वैधता उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, तो वही एहसास लोकतंत्र की असली ताकत बन जाता है। तो आखिर में निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, बहस और विचार विमर्श में जो समय लगता है वो बर्बाद नहीं होता, वो उस वैधता को, उस अपनेपन को हासिल करने की कीमत है जो लोकतंत्र को इतना शक्तिशाली बनाती है। तो हाँ, ये इंतजार वाकई सार्थक है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या ज्यादा अच्छा है, लोकतंत्र या फिर तानाशाही? और देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत मायने रखता है। अच्छा, एक बात तो अक्सर सुनने में आती है ना, कि तानाशाही में विकास तेजी से होता है। तर्क ये दिया जाता है कि वहां फैसले जल्दी लिए जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी फटाफट होती है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। जब 1950 से 2000 के बीच के 50 सालों का डेटा देखा गया तो पता चला कि हाँ, तानाशाही वाले देशों की ग्रोथ रेट थोड़ी सी ज्यादा तो थी, पर यह फर्क इतना भी बड़ा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी सिस्टम, चाहे डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप, आर्थिक विकास की गारंटी नहीं दे सकता। और अगर फर्क इतना मामूली सा है तो सिर्फ तेज ग्रोथ के नाम पर लोकतंत्र को खारिज कर देना, ये कोई मजबूत तर्क तो नहीं लगता। तो शायद हम गलत सवाल पर ही अटके हुए हैं। हो सकता है कि असली मुद्दा विकास की रफ्तार का हो ही ना। चलिए इस बहस को एक नए एंगल से देखते हैं।
और यहां से बहस एक नया मोड़ लेती है। असल और ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि जो भी ग्रोथ हो रही है उसका फायदा आखिर मिल किसे रहा है, उस विकास का फल समाज में कैसे बट रहा है। और जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो सच में चौंकाने वाली है। देखिए, देश की कुल कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ टॉप 20% अमीर लोगों की जेब में जाता है। वहीं जो सबसे गरीब 20% लोग हैं उनके हिस्से में मुश्किल से 3 या 4% ही आता है। आप सोचिए ये असमानता कितनी बड़ी है। और यहीं पर खास तौर से एक लोकतंत्र के अंदर एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी हो जाती है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सबकी आवाज बराबर मानी जाती है, वहां इतनी जबरदस्त आर्थिक असमानता कैसे हो सकती है? अब इस पहेली को समझने के लिए एक और सच्चाई पर गौर कीजिए। ज्यादातर लोकतंत्रों में अगर आप वोटर्स की गिनती करें तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के वोटर्स की संख्या अमीरों से कहीं ज्यादा होती है। वो एक बहुत बड़ा बहुमत बनाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है ना, कि अगर वोट देने वालों में गरीबों का बहुमत है तो फिर जो सरकारें चुनकर आती हैं वो गरीबी कम करने को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्यों नहीं बनाती? आखिर ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब हमें एक बहुत ही जरूरी बात की तरफ ले जाता है, वो ये कि लोकतंत्र होना इस बात की कोई ऑटोमेटिक गारंटी नहीं है कि वहां आर्थिक न्याय भी होगा ही होगा। देखिए, लोकतंत्र का जो बुनियादी वादा है वो है राजनीतिक समानता का। मतलब एक व्यक्ति एक वोट। कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है, चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब। वोट देने का हक सबका एक बराबर है। पर असली टकराव यहीं पर है। एक तरफ है राजनीतिक शक्ति जहां सब बराबर हैं, एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन दूसरी तरफ है आर्थिक शक्ति जहां जमीन आसमान का फर्क है। और होता यह है कि ये जो आर्थिक ताकत है वो अक्सर राजनीतिक फैसलों पर हावी हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि लोकतंत्र आपको एक आवाज देता है, अपनी बात रखने का, अपनी सरकार चुनने का हक देता है। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपके आर्थिक हालात अपने आप सुधर जाएंगे। तो फिर आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, लोकतंत्र की सबसे ताकतवर लेकिन वो कौन सी उपलब्धि है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस पूरे विश्लेषण में। शुरुआत करते हैं पहली बात से कि लोकतंत्र सामाजिक मतभेदों को यानी सोशल डिफरेंसेस को कैसे हैंडल करता है। देखिए, किसी भी देश में अलग अलग भाषा, धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। अब जहां इतनी विविधता होगी वहां टकराव तो होगा ही, है ना? और यहीं पर आता है डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। ये हमें एक ऐसा तरीका देता है जिससे हम इन सामाजिक मतभेदों को, इन झगड़ों को, इस डाइवर्सिटी को शांति से संभाल सकें। आप बेल्जियम या भारत जैसे देशों को ही देख लीजिए। ये बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लोकतंत्र ने इतने सारे अलग अलग समूहों को एक साथ रहने का एक फ्रेमवर्क दिया है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि एक लोकतांत्रिक और एक गैर लोकतांत्रिक सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क क्या है। जहां एक नॉन डेमोक्रेटिक सरकार मतभेदों को दबाने की कोशिश करती है जिससे बाद में एक विस्फोटक स्थिति बन सकती है, वहीं लोकतंत्र बातचीत और समझौते का एक माहौल बनाता है। हाँ, नतीजा हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये तय है कि माहौल ज्यादा शांतिपूर्ण रहता है। तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत का राज नहीं होता। इसकी कामयाबी कुछ शर्तों पर टिकी है। पहले, मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी की इज्जत करनी होगी और उनके साथ मिलकर काम करना होगा। और सबसे जरूरी बात, ये मेजॉरिटी परमानेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक ग्रुप हमेशा के लिए ही मेजॉरिटी बन गया तो समझिए वो लोकतंत्र का अंत है। चलिए अब इन प्रैक्टिकल बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोकतंत्र के उस दार्शनिक, उस मानवीय नतीजे को समझते हैं कि इंसानों के लिए इसके क्या मायने हैं। लोकतंत्र का जो सबसे गहरा, सबसे बड़ा नतीजा है वो है व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी। ये इस विश्वास पर टिका है कि हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यू है और उसे सम्मान पाने का हक है। और लोकतंत्र इसी हक को कानूनी और नैतिक तौर पर मान्यता देता है, जो सम्मान की हमारी एक बेसिक मानवीय जरूरत को पूरा करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि महिलाओं की गरिमा। सदियों से चले आ रहे पितृसत्तात्मक समाजों में लोकतंत्र ने ही महिलाओं को वो कानूनी और नैतिक आधार दिया है जिससे वो बराबरी के लिए लड़ सकें। आज भी असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब ये कानूनी और नैतिक रूप से अस्वीकार्य है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है।
बिल्कुल इसी तरह भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों जैसे वंचित समूहों के दावों को लोकतंत्र ने ही मजबूती दी है। संविधान में बराबरी का अधिकार और आरक्षण जैसे जो प्रावधान हैं, वो इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नतीजा हैं। ये उन समुदायों को अपनी गरिमा और अपने हक का दावा करने की शक्ति देते हैं जो सदियों से हाशिए पर थे। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा उल्टा लगने वाले आइडिया पर। एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर लोकतंत्र की नाकामी मान लेते हैं, वो असल में इसकी कामयाबी का एक संकेत हो सकती है। तो सवाल ये है कि जब लोग लोकतंत्र के बारे में शिकायतें करते हैं, उसे कोसते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि सिस्टम फेल हो रहा है? और जानते हैं, एनसीईआरटी की किताबों में इसका एक बहुत ही शानदार जवाब है, और जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये स्टेप्स बताते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, जब लोग शिकायत करते हैं तो इसका मतलब है कि पहला स्टेप पूरा हो चुका है, उनमें अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, उन्हें लगता है कि उनके पास ताकत है, वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उसे जवाबदेह ठहरा सकते हैं, और यही चीज लोगों को एक मूक प्रजा से एक सक्रिय नागरिक में बदल देती है। और ये अपने आप में लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है। तो इन सारी बातों को समेटते हुए चलिए अब लोकतंत्र पर अपने अंतिम फैसले पर पहुंचते हैं। ये एक लाइन मुझे लगता है पूरी बहस का सार है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसके नतीजे मिले जुले होते हैं, लेकिन ये फिर भी सबसे अच्छी व्यवस्था है क्योंकि ये गरिमा, वैधता और सुधार की संभावना सुनिश्चित करती है। मतलब इसमें कमियां हैं, पर ये खुद को ठीक करने का मौका भी देती है, और यही बात इसे सबसे बेहतर बनाती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि लोकतंत्र काम कैसे करता है, तो इसे और बेहतर बनाने में हमारी क्या भूमिका है, जरा सोचिएगा।